मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। इसका मकसद है ब्लैक मेलिंग का बाकायदा मवाद चौधरी इलियास के पास मौजूद है। खैर वो मसला बिल्कुल अलग था। यहाँ तो मामू इख्तियार हुसैन और मुख्तार हुसैन का किस्सा था। वो मामला अगर कभी मंजर आम पर आया तो चौधरी रमजान को भी देख लिया जाएगा। फिलहाल तो इस केस को हल करना था। बात फिर वहीं पहुंच गई। फखरू कहने लगा, इसके बाद साहिब चौधरी इलियास ने खुल खेल कर काम करना शुरू कर दिया। वो अय्याश तबा था और हर बहू बेटी को बुरी निगाह से देखता था। कई वारदातें भी कर चुका था, लेकिन खुफिया। अलबत्ता अब उसने बड़े धड़ल्ले से काम करना शुरू कर दिया था और साहिब नतीजा आप देख रहे हैं। चौधरी रमजान साहिब जानते हैं कि चौधरी इलियास का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो बोल नहीं सकते। वो शहर जाना चाहता है और चौधरी साहिब ने बिल आखिर ये फैसला कर लिया है कि उसे शहर भेज दिया जाए। बेटे से बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं क्योंकि अकलौता है, लेकिन उसकी हरकतों से परेशान भी हैं, मगर अब उनके पास कुछ करने के लिए रहा नहीं है। देखो फखरू, कत्ल का मामला है। अगर पुलिस को सारी तफसीलात पता चल गई तो जानते हो पुलिस के सोचने का अंदाज क्या होता है। हम क्या जाने साहिब, तुमने उन लोगों के सामने जो एतराफ किया कि तुम चौधरी इलियास के लिए क्या करते हो, तो यूँ समझ लो कि अगर ये एतराफ पुलिस को पता चल जाए तो तुम्हें भी कातिल का साथी समझा जाएगा और मौत की सजा दी जाएगी। अरे बाप रे, फखरू बोला। अरे बाप रे कहने से काम नहीं चलता फखरू, तुम्हें हिम्मत करना होगी। क्या साहिब, मैं तुम्हारी इस सिलसिले में भी मदद करूंगा, तुम फिक्र मत करो। साहिब आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। फरिश्ता बनकर आए हैं या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ तुम वही करोगे, क्या समझे? जी साहिब करेंगे, वही करेंगे साहिब जो आप कहेंगे। तो यूं करो, कल से बीमार बन जाओ। कोई ऐसा ड्रामा करो जिसकी वजह से चौधरी इलियास तुमसे काम ना ले सके, क्या समझे? साहिब मिर्गी का दौरा पड़ जाए हमें। क्या? जी हाँ, मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा। बस यूं समझ लीजिए जान छूट जाएगी कई दिनों के लिए। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी और दूसरी सुबह मैंने फखरू का ये ड्रामा देखा। काम कर रहा था। चौधरी इलियास भी सामने था, चची जान भी थी, नगमा वगैरह भी थी, तनवीर भी थी, मैं भी था। मेरी दिलचस्पियां जरा मुख्तलिफ अंदाज में चल रही थी। फखरू किसी काम से आ रहा था। दफातन बर्तन उसके हाथ से गिरे और वो जमीन पर गिर कर तड़पने लगा और सभी उसके गिर जमा हो गए थे। थोड़ी देर के बाद अंदाजा हो गया कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। दूसरे मुलाजमों ने उसे उठाकर उसकी रिहाइश गाह में पहुंचा दिया था। इसका मकसद है कि फखरू ने अपना काम कर लिया। जो मालूमात मुझे उससे हासिल करना थी वो तो हासिल हो ही चुकी थी। चुनाचे अब आगे का काम शुरू करना था और फिलहाल फखरू को मैंने अपनी लिस्ट से निकाल दिया था। ये वक्त पर काम आने वाली चीज थी और अब इसे वक्त पर ही काम लिया जा सकता था। कोठी के मामलात में कोई खास तब्दीली नहीं थी। चौधरी रमजान की बेटियों ने आपस में समझौता कर लिया था और ये फैसला कर लिया था कि मुझसे दूरी इख्तियार की जाए। बस कुछ इखलाकियात थीं जो बाकी थीं और वही चल रही थी। मैं बहुत देर तक कोठी में चकराता रहा। फिर चची जान हाथ लग गईं। बैठी हुई थीं, तन्हा थीं। मैं उनके पास पहुंच गया और सलाम करके उनके नजदीक ही बैठ गया। चची जान ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और देखती रहीं। उनके चेहरे पर गम आलूद तासुरात थे। मैंने हैरानी से कहा, खैरियत चची जान, क्या बात है? आज आप अफसुर्दा नजर आ रही हैं। नहीं बेटे, कोई खास बात नहीं है। दरअसल मेरा आपसे कोई गहरा राब्ता तो है नहीं चची जान। जाहिर है एक गैर आदमी हूँ और इस गैरियत का बर्ताव आपके यहाँ खुसूसी तौर पर आपकी बेटियां मुसलसल कर रही हैं, लेकिन भरतौर इंसानी रिश्ते भी कोई चीज होते हैं। क्यों? वाह, ये कोई बात हुई? मेरे जहन में तो न जाने क्या क्या ख्यालात आते हैं। खैर उनका तज़किरा करना भी कब्ल अज़ वक्त है। चौधरी साहिब जरा फरागत हासिल कर लें, तब बात करूंगी तुमसे। और सुनो, एक बार फिर ये कह रही हूँ कि यहाँ कोई तकल्लुफ मत करना, ये तुम्हारा घर है। वो तो है चची जान, मैंने कब इस बात से इनकार किया है? मैंने कहा, और मैं तो बस अपने घरेलू मामलात से परेशान हूँ। न जाने क्या होगा, न जाने क्या होने वाला है। चची जान ये सब चौधरी साहिब का किया धरा है, मैंने कहा और चची जान खामोश हो गईं। गालिबन वो मेरी इस बात से मुत्तफिक थीं। बहुत देर तक उनसे चौधरी रमजान के बारे में गुफ्तगू करता रहा, उन्हें कुरीदता रहा, लेकिन चालाक खातून थीं। शोहर की एक भी खामी को उन्होंने कबूल ना किया। बिल आखिर मैंने आहिस्ता से कहा, सोच लीजिए चची जान, अब भी वक्त हाथ से निकला नहीं है, कहीं आपको किसी बुरे वक्त से दो चार ना होना पड़े। क्या मतलब? बस यूं ही, मेरा मतलब है अपने घरेलू हालात पर पूरी निगाह रखें। मेरे बस में क्या है बेटे, भरतौर अल्लाह मालिक है। जाहिर है चची जान से मैं ऐसी कोई बात कह भी नहीं सकता था जो उन्हें गलत फहमियों का शिकार कर दे। भरतौर इंसानी इक़्तिदार भी कुछ होती हैं। लड़कियां हस्बे मामूल अपने कमरों में घुसी हुई थीं। बहुत देर तक इधर उधर टहलता रहा और उसके बाद बिल आखिर हाफिज जमील अहमद के घर की जानिब रुख किया। हाफिज जमील अहमद के घर से कुछ फासले पर ही था कि मुझे नाइम नजर आ गया। हाथों में बहुत सी थैलियां लिए हुए था। मुझे देखकर तेजी से मेरे करीब पहुंच गया। आइए आइए, अच्छा हुआ आप भी आ गए, उसने कहा।
कहाँ से लदे फुंदे आ रहे हो नईम? कुछ सामान लेने गया था, बाजी के ससुराल वाले आए हुए हैं। ओहो अच्छा, मेहमान आए हैं। हाँ ठीक है, तो फिर तुम जाओ, मैं शाम को या किसी और वक्त आऊंगा। अरे नहीं, आप चलें, आपके चलने में क्या हर्ज है? मुनासिब नहीं होगा एक गैर आदमी का इस तरह से घर में जाना। आप गैर कहाँ हैं अब हमारे लिए? हाँ खैर वो तो है, लेकिन जो आए हैं वो तो मुझे अभी गैर ही समझेंगे। तुम जिद ना करो, फिर आऊंगा, शाम को चक्कर लगाऊंगा तुम्हारे घर की जानिब। मैं वहाँ से भी आगे बढ़ गया, फिर ये देख कर के कुर्बो जवार में और कोई मौजूद नहीं है, मैंने गेस्ट हाउस की तरफ रुख किया। पैदल ही था और गेस्ट हाउस तक का फासला तय करने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। कुछ देर के बाद गेस्ट हाउस में दाखिल हो गया। सर आफ्ताब साहिब ऊपर छत पर हैं। ओहो अच्छा, रास्ता किधर है? उस तरफ से साहिब। कुछ देर के बाद मैं उनके करीब पहुंच गया। दोनों मुझे देखकर मुस्कुराए और मैंने हंसते हुए कहा, भाई आफ्ताब कमाल, तुमने अपनी इस मादा को मुझसे आज तक क्यों छुपाए रखा? सर बस कोई ऐसा मौका नहीं आया था कि मैं रिजवाना से आपका तारुफ कराता। तुम लोगों ने शादी का आखिरी फैसला कर लिया है? नहीं सर, आखिरी तो नहीं है, अगर हमें कहीं से नेक हिदायत मिल जाए तो शायद शादी ना करें। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, रिजवाना से मेरे ज्यादा ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन लगता है अच्छी खासी लड़की है। हाँ सर, इसमें कोई शक नहीं है, रिजवाना बेहद अच्छी लड़की है। क्यों भाई रिजवाना, तुम इस कंप्यूटर से शादी करके खुश रह सकोगी? रिजवाना मुस्कुरा दी, फिर बोली, सर जदीद दौर है, कंप्यूटर जिंदगी के लिए एक अहम हैसियत इख्तियार कर गया है। वाह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर आफ्ताब कमाल से पूछा, और कोई बात? सर आप मुझे फखरू की सुनाइए। फखरू खैरियत से है और हम सब की खैरियत नेक मतलूब चाहता है। आफ्ताब कमाल हंस पड़ा, फिर बोला, गोया सेट है? हाँ, बेचारे को मिर्गी का दौरा पड़ गया है और अब आराम कर रहा है। वाह, और यकीनन ये तदबीर आप ही ने उसे सुझाई होगी, जरूरी थी, क्या करता? बिल्कुल ठीक है सर, उसे अभी पसे मंजर में रहना चाहिए। वैसे मैं एक उलझन में हूँ। क्या? अब चूंकि सूरत हाल पूरी तरह मेरे इल्म में आ चुकी है, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि ये केस पूरी तरह रीड कर चुका हूँ, चुनाचे अहम चीज जो है वो खंडरात हैं। हाँ बिल्कुल, इत्तफाक की बात है कि इस वक्त मेरे जहन में भी यही ख्याल आया था। सर उन खंडरात में जाहिर है ऐसे इंतजामात किए गए होंगे जिनके तहत चौधरी इलियास को वहाँ आराम गाह मिल जाती होगी और वो अपनी तमाम तर कमीनगियाँ वहाँ करता होगा। बिल्कुल, इस बात के तो सबूत मिल चुके हैं, लेकिन सर हमें वहाँ की वीडियो फिल्म चाहिए। मैं जो तैयारियां आपकी हिदायत के मुताबिक करके आया हूँ, उनमें ऐसे वीडियो कैमरे मौजूद हैं जो रात की तारीकी में रोशनी के बगैर मंजर कशी कर सकते हैं और उन्हें अल्ट्रा वाइड शुआओं के जरिए चलाया जाता है। यकीनन उनकी अशद जरूरत होगी, लेकिन सर इन खंडरात में दाखिल होकर उन कैमरों की फिटिंग भी तो करनी होगी। इसके लिए क्या किया जाए? मैं तो खुद इस उलझन का शिकार हूँ। दर हकीकत वो हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत होगा, जैसा कि फखरू ने बताया कि किसी इश्तियाक अहमद की बेटी ताजोर को अगवा करके वहां पहुंचाया जाएगा मंगल के दिन। इसमें कोई शक नहीं कि मंगल के लिए अभी हमें पूरे 5 दिन मिल जाएंगे और इस दौरान हम अपनी सारी कार्रवाइयां कर सकते हैं। लेकिन खंडरात में फखरू के बयान के मुताबिक दाराब और गुलाम शाह मिलते हैं और दाराब के बारे में फखरू का कहना है कि वो एक ताकतवर पहलवान नुमा आदमी है। जी सर, इन लोगों को खंडरात से निकालना बेहद जरूरी है। इसके लिए क्या किया जाए? मैं और रिजवाना इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। रिजवाना ने एक तजवीज पेश की है जो मेरे ख्याल में खासी मुनासिब है। क्या? मैंने पूछा। सर हम बाकायदा शूटिंग यूनिट बनाते हैं और इन खंडरात के आसपास फिल्म की शूटिंग करते हैं। हीरोइन हमारे पास मौजूद है, हीरो आरजी तौर पर किसी को भी बनाया जा सकता है। मुझे बस वो कैमरे वहाँ फिट करने का मौका मिल जाए तो मैं बड़ी फुर्ती से ये कार्रवाई कर लूंगा। 1-8 घंटा ही हमें मिल जाए तो अच्छा है। मेरा ख्याल है अगर ये तरकीब की जाए और वहाँ फिल्म की शूटिंग कर ली जाए तो बेहतर रहेगा। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने कहा, क्या ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनसे ये इजहार हो कि हम शूटिंग कर रहे हैं? सर उनके अलावा और लाया ही क्या हूँ मैं अपने साथ। तो फिर ठीक है, ये प्रोग्राम कब का रखोगे? जब आप हुक्म दे। मेरा ख्याल है इसके लिए हम पीर का दिन मुकर्रर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक वो कैमरे वहाँ नहीं छोड़े जा सकते। आफ्ताब कमाल पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, निहायत मुनासिब है, भरतौर ये कोशिश होगी और अगर ना भी कुछ हो सका तो फिर अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, पीर के दिन हम ये काम करेंगे और मैं भी वहाँ पर मौजूद रहूंगा। सर इससे मुझे बड़ा फायदा हासिल होगा। वैसे तो मैं उन लोगों को तरबियत दे दूंगा, रिजवाना भी मौजूद है, हम लोग खुश उसलूबी से काम कर लेंगे, लेकिन आप भी साथ हों तो फिर तो लुत्फ ही आ जाएगा। मेरा वहाँ ना होना कोई मानी नहीं रखता, बड़े आराम से वहाँ पहुँच सकता हूँ, कम से कम शूटिंग देखने वालों में तो शरीक हो ही सकता हूँ। बस इतना ही काफी है। आफ्ताब कमाल ने जवाब दिया। फिर उसने मुझे मजबूर किया कि मैं दोपहर का खाना उसके साथ खाऊं। खाने का एहतमाम देखकर मेरी हंसी छूट गई। यार आफ्ताब कमाल, वाकई तुम बाकमाल शख्सियत हो।
यहाँ भी तुमने ऐसा ही इंतजाम कर लिया है कि मालूम होता है अपने घर में ही मौजूद हो। जी सर, यकीनी तौर पर ये सारी चीजें बेहद जरूरी थी। आफ्ताब कमाल ने कहा। खाने के बाद हम बहुत देर तक बैठे रहे। फिर शाम को तकरीबन 4:30 बजे मैं वहाँ से चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं एक बार फिर हाफिज जमील अहमद के घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। हाफिज जमील अहमद के घर के सामने बिल्कुल खामोशी तारी थी। दस्तक देने के थोड़ी देर के बाद नईम ने दरवाजा खोल दिया। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। मैंने एक लम्हे तो महसूस नहीं किया कि कोई बात है, बल्कि मुस्कुराकर पूछा, नईम तुम्हारे मेहमान चले गए? जी भाईजान, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि नईम की आवाज में अफसुर्दगी है। खैरियत, क्या बात है? आप आइए, अंदर तो आइए। हाफिज साहब कहाँ हैं? सब लोग अंदर ही मौजूद हैं, नईम ने जवाब दिया। मैं हैरान सा अंदर दाखिल हो गया। सामने ही एक चारपाई पर हाफिज जमील अहमद बैठे हुए थे। उनके करीब ही एक स्टूल पर उनकी बेगम बैठी हुई थी। सबके चेहरों पर गम के आसार नजर आ रहे थे। मैं एकदम परेशान सा हो गया। मैंने आहिस्ता से कहा, शायद मैं ना वक्त आ गया हूँ। अरे नहीं, आओ बेटा आओ। हाफिज साहब ने खड़े होते हुए कहा, आप लोग अफसुर्दा क्यों हैं? सुना है कुछ मेहमान आए थे, बैठो। हाफिज जमील अहमद साहब ने आहिस्ता से कहा और मैं बैठ गया। चंद लम्हात खामोशी रही। फिर हाफिज साहब गला साफ करके बोले, हाँ दरअसल वो फरीदा के ससुराल वाले आए थे। खैरियत तो है? उनके आने के बाद ये अफसुर्दगी कैसी? हाफिज जमील अहमद साहब की बेगम उठकर चली गई। मैंने हैरानी से जमील अहमद साहब को देखा। नईम बहुत दूर एक जगह दीवार से टिक कर खड़ा हुआ था। जमील साहब कहने लगे, बस बेटे कोई खास बात नहीं, वो लोग मंगनी तोड़ गए हैं। बवक्त जमील अहमद साहब ने खुद को संभालते हुए कहा, जी? मैं बूझका रह गया था। हाँ, उन्हें इल्म हो गया था फरीदा के साथ पेश आने वाले सानेहे का। कैसे? मैंने वहशत भरी आवाज में पूछा। बस मियाँ, ये बातें छुपती कहाँ हैं? बस्ती के बहुत से लोग इस वहशत का शिकार हो चुके हैं। उन बेचारों के लिए ये एक दर्दनाक बात जरूर है, लेकिन इसका कोई हल नहीं रहा है उनके जहन में, और अब वो इससे बेनियाज हो चुके हैं। बस्ती का एक शख्स किसी तरह इस बस्ती तक पहुंचा था जहां फरीदा के ससुराल हैं। बहुत सी बातें हुई। फरीदा के ससुराल वाले भी उससे मिले और उन्होंने उससे यहाँ की खैरियत पूछी, तो उस बेचारे ने बड़ी अफसुर्दगी से फरीदा के साथ पेश आने वाला वाकया बता दिया। ये भी उसकी सादगी ही थी, और वैसे भी मैं समझता था कि भला ये बात कैसे छुप सकेगी। बहुत से लोग जान चुके हैं, बहुत से लोगों को इल्म हो गया है, कम से कम करीब करीब के लोगों को, और इसके अलावा वो लोग भी जो इस वाकये में मुलविस हैं। आज नहीं तो कल ये बात मंजरे आम पर आ जाती। मैं समझता हूँ बेहतर हुआ कि ये बात खुल गई, और जो होना था वो हो गया। कम से कम हम इंतजार के अजाब से तो निकल आए। फिर उन लोगों ने क्या कहा, आए और कहने लगे कि ये तो बहुत बुरा हुआ। जाहिर है लड़के को भी ये बात मालूम हो गई है, और वो एक ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता है जो किसी और के तसर्रुफ में आ चुकी हो। मुश्किल ही हो गया है अब तो ये सब कुछ। भरतौर मैंने उनसे सादगी से कहा कि जैसे वो पसंद करें। तब उन्होंने निहायत अफसोस के साथ कहा कि वो ये मंगनी तोड़ने आए हैं और अंगूठी उन्हें वापस कर दी जाए। फिर मैंने वो अंगूठी उन्हें वापस कर दी। अफसोस तो होना ही था। देखो, अच्छा खासा घर बस रहा था मेरी बेटी का, वक्त ने इसे उजाड़ दिया। खैर, अल्लाह की मर्जी। हाफिज साहब की आवाज भरा गई। भरतौर मुझे इसका बहुत अफसोस हुआ। काश ये सब कुछ ना होता। मेरे इन अल्फाज से हाफिज साहब के जब्त का बंधन टूट गया। वो बिलक बिलक कर रोने लगे। दीवार के साथ खड़े हुए नईम ने चेहरा छुपा लिया और सिसकियां भरने लगा, और घर अच्छा खासा मातम कदा बन गया। मेरे जहन में अजीब से तासरात पैदा हो गए थे। जिंदगी में बहुत से मोड़ आए थे। घर की हालत बिल्कुल दुरुस्त थी। ऐशो इशरत में परवान चढ़ा था, लेकिन गमों से नाशना भी नहीं था। खुद को कोई गम पेश नहीं आया था, लेकिन दूसरों के गम देखे थे और दिल मुतासिर भी होता था। उस वक्त उन आंसुओं और सिसकियों ने कुछ ऐसा तासुर कायम किया था कि मैं खुद भी अपने अंदर कुछ खाली खाली महसूस करने लगा। दिल चाहा कि कोई ऐसी तदबीर हो जाए कि इन लोगों के आंसू खुश कर दूं, उन्हें एक बार फिर से खुशियां मुहैया कर दूं। मेरे सामने की बात थी। इतने बेगुनाह थे वो लोग कि उनके इस अमल में गुनाह का कोई तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बेचारे हादिसे का शिकार हुए थे और कैसे बिलक बिलक कर रो रहे थे। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। मैं हाफिज जमील अहमद को दिलासे देने लगा। मैंने कहा, हाफिज साहब, ये तो तकदीर के खेल हैं, जो होना था हो गया। भरतौर जिंदगी को नए अंदाज में गुजारने के बारे में सोचिए। हाँ बेटे, सोचूंगा, कुछ न कुछ करूंगा। वो कहाँ है? फरीदा? हाफिज साहब ने सवाल किया। हाँ, अंदर मौजूद है, अपने कमरे में है। मिल सकता हूँ उससे? मुझसे पूछते क्यों हो बेटे? अब तुम इतने अजनबी तो नहीं रहे हो। हाँ, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बेटे, हम जैसे लोग तो जबरदस्ती के रिश्तों का सहारा तलाश करते हैं। काश कोई ऐसा हो जो हमारी पुश्त पर हाथ रख के हमसे बात करे
تو ہمارے لیے اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس وقت تمہارا سہارا ہمارے لیے بڑا اہم ہے کیونکہ تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں تمہارا اتنا احترام ہے کہ بیان نہیں کر سکتے، اس لیے ایسے سوالات مت کیا کرو۔ جاؤ مل لو اسے، ہو سکے تو اسے تسلی دو، اسے سمجھاؤ۔ خدا ہی تمہیں اس کا اجر دے گا بیٹے، ورنہ ہم تو تم سے درخواست کی ہمت بھی نہیں کر سکتے۔ میں فریدہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ 2 بار دروازہ بجانے پر اندر سے فریدہ کی آواز آئی، کون ہے؟ میں ہوں فریدہ، جہانگیر جمال شاہ، دروازہ کھولو۔ چند لمحات بعد دروازہ کھل گیا۔ فریدہ کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں متورم نظر آ رہی تھیں، چہرہ لال ببوکا ہو رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں ایک لمحے رکا، پھر میں نے کہا، اندر آنا چاہتا ہوں، آئیے۔ فریدہ آہستہ سے بولی اور میں اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی اس کی چارپائی پڑی ہوئی تھی، ایک طرف 2 تپائیاں رکھی تھیں۔ میں نے ایک تپائی اٹھائی اور اس پر بیٹھ گیا۔ فریدہ چارپائی پر جا بیٹھی تھی۔ میں فریدہ کے بالکل سامنے کھسک آیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم نے ایک بار پھر اپنے چہرے کو سوگوار بنا لیا ہے فریدہ۔ جواب میں اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر میں در حقیقت لرز گیا، کانپ گیا، میرا دل ڈوبنے لگا۔ کسی انسانی چہرے پر میں نے ایسی بے کسی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کسی انسانی آنکھ میں نے مظلومیت کے وہ آثار نہیں دیکھے تھے تو اس وقت میرے مشاہدے میں پہلی بار آئے۔ انسان اتنا بے کس، اتنا مظلوم اور اتنا معصوم ہے، یہ میں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ہاں، زندگی میں بالکل پہلی بار۔ اور اس چہرے کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں ایک دھندلاہٹ سی ابھرنے لگی، ایک نیلی نیلی دھندلاہٹ، اور پھر یہ دھندلاہٹ چمکدار نیلے رنگ میں تبدیل ہو گئی۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن کا وہ حصہ متاثر ہو گیا تھا جس میں نیلاہٹیں پوشیدہ رہتی تھیں، اور یہ نیلاہٹیں جو کچھ بھی نہ کرواتی کم تھا۔ ان کی آج تک کی رپورٹ یہی تھی۔ انہی نیلاہٹوں کی لپیٹ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور فریدہ کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے اس کے بازو پکڑے اور اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ فریدہ کا جسم جیسے بے جان تھا۔ میں نے اسے چوما، اسے خود سے لپٹا لیا اور میرا یہ جنون دیر تک جاری رہا۔ پھر جب ماحول صاف ہو گیا تو میں نے فریدہ کا چہرہ اپنے سامنے کر لیا۔ تمہارا نام فریدہ ہے نا؟ ہاں ہاں، وہ روتی ہوئی بولی۔ نہ جانے کب اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنے جنون میں احساس ہی نہ کیا تھا۔ میرا نام جہانگیر ہے فریدہ، تم میری ملکیت ہو، تم اب صرف میری ملکیت ہو۔ اب میں صرف لاوارث زمین ہوں جو چاہے مجھ پر قبضہ جما سکتا ہے۔ جس نے میری ملکیت میں سرقہ کیا ہے وہ کیفر کردار تک پہنچنے والا ہے، اور جو میرے راستے سے ہٹ گیا ہے وہ خوش نصیب ہے کہ اس نے اپنی زندگی بچا لی۔ لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے فریدہ۔ اپنا حلیہ تبدیل کرو، چلو چہرہ دھو کر صاف لباس پہنو، یہ میرا حکم ہے تمہارے لیے، سمجھی؟ وہ کسی قدر سہم کر مجھے دیکھنے لگی۔ غالباً اسے میرے چہرے کے تاثرات میں کوئی انوکھا پن نظر آیا۔ میں نے ایک بار پھر اسے کہا، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں فریدہ وہی کرنا ہے، یہ میری کمزوری ہے تمہارے لیے۔ ایک ایسی مصیبت تیار ہو گئی ہے جس سے تم کوشش کے باوجود نہیں نکل سکتی، سمجھی؟ میرا نام جہانگیر جمال شاہ ہے۔ میں مڑا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ حافظ جمیل احمد صاحب اور ان کے اہل خاندان کو بھی شاید مجھ پر اتنا ہی اعتماد ہو چکا تھا کہ وہ تنہا کمرے میں میری اور فریدہ کی موجودگی کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ کسی نے اس دوران مداخلت نہیں کی تھی۔ حافظ جمیل احمد، ان کی بیگم اور بیٹے نعیم پر وہی کیفیت طاری تھی۔ میں نے مطمئن لہجے میں کہا، حافظ صاحب مجھے آپ سے کچھ اور بھی کام ہے، شام تک۔ میرا مطلب ہے رات تک آپ کی کوئی اور مصروفیت تو نہیں ہے؟ ہماری کیا مصروفیت ہوگی بیٹے، بس یہ رونا دھونا ہے۔ یہ آج کیا زندگی بھر کے لیے ہے، لیکن سنبھل جائیں گے۔ کچھ دن تو لگنے ہیں نا کسی بڑے غم کو بلانے میں۔ خیر، میں اللہ پر شاکر ہوں، تقدیر اس کی بنائی ہوئی ہے اور ہم اس کے کسی کام میں مداخلت کے حقدار نہیں ہیں۔ جو فیصلہ اس نے کیا وہی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمیں یقینی طور پر اپنی کسی برائی کی سزا ملی ہے جو ہم دکھوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ مجھے واپسی میں کچھ دیر لگے گی حافظ صاحب، کچھ لوگوں کو آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، وہ آپ سے بہت سی اہم باتیں کریں گے، اور حافظ صاحب ان کی باتوں کو مذاق نہ سمجھے گا۔ اور میری فطرت کی یہ کمزوری بھی کہ اگر میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر اچھا، میرا خیال ہے زیادہ بات کر گیا ہوں، چنانچہ اجازت کا طلبگار ہوں۔ جواب کا انتظار کیے بغیر میں باہر نکل آیا۔ اب میرے جذبات میں کوئی تلاطم نہیں تھا، بہت پرسکون تھا۔ میں گیسٹ ہاؤس تک کا فاصلہ طے کرتے ہوئے بہت سے دلچسپ خیالات ذہن میں آتے رہے۔ زندگی تو ہے ہی ایک ایڈونچر، جاری نہ رہے تو پھر اپنی پسند کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ جو فیصلہ میں نے کیا تھا وہ بالکل اتنا ہی ٹھوس تھا جتنا میرا اپنا وجود، اور یہ فیصلہ میرے وجود سے پوری طرح ہم آہنگ تھا۔ البتہ آفتاب کمال اور رضوانہ مجھے دوبارہ دیکھ کر کسی حد تک متجسس ہو گئے تھے۔ آفتاب کمال نے کہا، جی سر، کوئی اور اہم رپورٹ؟ ہاں، بے حد اہم۔ تمہارے پاس لباس وغیرہ تو ہے نا تبدیل کرنے کے لیے؟ جی ہاں، سارے انتظامات کے ساتھ آیا ہوں۔ 4 آدمیوں کو ساتھ لے چلنا ہے، تیار ہو جاؤ۔ یہ سب ذرا منتشر رہیں لیکن ایک دوسرے کا تعاقب کرتے رہیں تاکہ جہاں تک پہنچنا ہے وہاں احتیاط سے پہنچ جائیں۔ جی، بہت بہتر۔
آفتاب کمال نے جواب دیا۔ جب یہ لوگ تیار ہو گئے تو میں آفتاب کمال اور رضوانہ کو لے کر ایک کمرے میں جا بیٹھا۔ ان چاروں آدمیوں سے ہوشیار رہنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ آفتاب کمال اور رضوانہ متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک کہا لگایا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے آفتاب کمال سے کہا، بھائی آفتاب کمال، تم نے رضوانہ سے میرا تعارف کراتے ہوئے کچھ الفاظ کہے تھے۔ کیا سر؟ آفتاب کمال بولا، یہی کہ تم مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھی بننے والے ہو۔ آفتاب کمال نے پھر حیرت سے رضوانہ کو دیکھا اور رضوانہ مسکرا دی۔ آفتاب کمال کہنے لگا، جی سر، ہم نے کہا تو تھا کوئی غلطی ہو گئی۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں تم نے بہت خطرناک کام کر ڈالا، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، اور آفتاب کمال کے چہرے پر بھی سنسنی پھیل گئی۔ رضوانہ بھی چونک پڑی تھی۔ آفتاب کمال نے سرسراتے لہجے میں کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا سر، آپ یقین کیجئے کہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ تم نے میرے ذہن کے گوشوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی۔ میں نے سوچا کہ اگر آفتاب کمال شادی کرنے والا ہے تو اس کا باس اس سے پہلے شادی کرے۔ کیوں، کیا مجھے اس کا حق نہیں پہنچتا؟ جی کیوں نہیں سر؟ آفتاب کمال ہکلا کر بولا، بس یوں سمجھ لو کہ یہ تحریک تمہاری پیدا کردہ ہے کہ میں تم سے پہلے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر سر، اس وقت اس تذکرے کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی، تمہیں میری شادی کے لیے پیغام لے کر ایک صاحب کے گھر چلنا ہے اور میرا تعارف کراتے ہوئے انہیں بتانا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اس کے بعد میری طرف سے انہیں رشتہ دینا ہے، میری مکمل تفصیل انہیں بتا دینا۔ رشتہ دینے کے بعد تمہیں یہ کہنا ہے کہ ابھی رخصتی نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نکاح فوراً ہونا چاہیے۔ اور آفتاب کمال، یہ بھی سوچ لو کہ ان صاحب کو تیار کرنا ہوگا تمہیں، ان سے کہہ دینا کہ یہ کام ہر قیمت پر ہونا چاہیے۔ جی؟ آفتاب کمال نے پھر رضوانہ کی طرف دیکھا اور رضوانہ عجیب بونڈے انداز میں ہنس دی۔ آفتاب کمال بھی ہنسنے لگا تھا، میں بھی ہنسنے لگا۔ سر، خدا کے لیے بتا تو دیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ یار آفتاب کمال، تفصیلات میں مت جاؤ، ایک لڑکی مجھے پسند آئی ہے اور میں اس سے فوراً نکاح کر لینا چاہتا ہوں۔